तो आज हम बात करेंगे उनके बारे में जो कि बेसिक्स हैं ट्रेड के, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, और जिनकी गाइडलाइंस के बिना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया में ट्रेड की रेगुलेटरी और फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस बनाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स की, कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट की, जैसे कि DGFT, RBI, ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडाई और फेमा। विदाउट इनकी परमिशन और गाइडलाइंस के हम इस ट्रेड को ना तो कोई भी बैंक या कोई भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर या कोई भी इंडिया में जो है वो इनकी गाइडलाइंस को फॉलो किए बिना जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकता। इसीलिए इस वीडियो का जो टाइटल है वो है द बेसिक्स ऑफ ट्रेड, द बेसिक ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सो आइए आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में इन सभी के बारे में डिटेल से बात करने के लिए। इससे पहले अगर आपने मेरा जो चैनल है वो उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। आप जो है वो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं रिगार्डिंग माय वीडियो, रिगार्डिंग माय चैनल या रिगार्डिंग टॉपिक्स जो आप आने वाले टाइम पे देखना चाहते हो, या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई सजेशन है, तो उसके लिए आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले DGFT की, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। बेसिकली DGFT जो है वो ऑपरेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, उसके अंडर में है DGFT। और ये इंडिया में गुड्स की जो फिज़िकल मूवमेंट है उसको लेकर रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। इंडिया में कोई भी कंपनी जो इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसको DGFT में खुद को रजिस्टर्ड करवाना होता है। DGFT जो है वो कंपनीज को एक IC कोड यानी कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कोड जो है वो इशू करके देता है। IC कोड जो है वो एक यूनिक कोड होता है जो कि DGFT से लेकर कंपनीज जो हैं वो बैंक को प्रोवाइड करती हैं। और इंटरनेशनली पेमेंट्स के लिए IC कोड, स्पेशली अगर आप इंपोर्ट की पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए IC कोड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन अगर आप किसी भी बैंक में करने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे IC कोड भी मांगा जाता है। तो IC कोड जो है वो कस्टमर के लिए प्रोवाइड करना काफ़ी ज़रूरी होता है इंपोर्टर के लिए। IC कोड इस तरह से जो होता है वो DGFT की हेल्प करता है कंपनीज़ की ट्रांजैक्शन को अच्छे तरह से देखने में, अच्छे तरह से उनका रिकॉर्ड रखने में जो है वो IC कोड हेल्प करता है। DGFT जो है वो इसके अलावा ट्रेड पॉलिसी भी जो है वो भी बनाता है। ट्रेड पॉलिसी इस वक्त जो है वो लेटेस्ट ट्रेड पॉलिसी है वो चल रही है 2015 से 5 साल की ये ट्रेड पॉलिसी होती है। और यही पॉलिसी जो है वो हमें डायरेक्ट आइडिया देती है कि कौन सी गुड्स जो है वो परमिटेड है और कौन सी रिस्ट्रिक्टेड है, कि कौन सी गुड्स जो है वो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, और कौन सी ऐसी गुड्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे कि किसी एनिमल को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एनिमल की खाल को नहीं बेच सकते, या एनिमल्स के अदर पार्ट्स को जो है वो बेच नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। आपको जो है वो DGFT इन सब की पॉलिसी बनाता है। 2015 2000 से 20 ये अभी लेटेस्ट जो है वो पॉलिसी अभी चल रही है। तो इसके बाद हम बात करते हैं RBI की, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की। वैसे तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया में एक्सचेंज कंट्रोलर का काम करता है ट्रेड में अगर देखी जाए। वैसे तो इसकी हर बैंक में कहीं ना कहीं पे इसका रोल होता ही है, हर बैंक के किसी भी फंक्शन में। लेकिन ट्रेड में जो है फॉरेन एक्सचेंज में जो है ये कंट्रोलर का काम करता है। इंडियन रेजिडेंट्स की पेमेंट्स जो कि नॉन रेजिडेंट्स को जाती हैं, और इसी तरह नॉन रेजिडेंट्स की पेमेंट जो इंडियन रेजिडेंट्स को आती है, या फिर RBI यह भी मॉनिटरिंग करता है कि AD बैंक यानी कि ऑथराइज्ड डीलर बैंक जो है वो फॉरेक्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई किसी रूल को फॉलो किए बिना तो नहीं ट्रांजैक्शन कर रहा है। इसके अलावा ये जो है कस्टमर्स की कंप्लेंट बैंक के अगेंस्ट, या फिर बैंक की जो कंप्लेंट्स है वो कस्टमर के अगेंस्ट अगर कोई हो तो उसको भी ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सुनता है। और अगर आपने मान लीजिए एक्सपोर्ट किया है, अगर कस्टमर ने एक्सपोर्ट किया है लेकिन पेमेंट जो है वो फ़ॉरेन से नहीं आई है ये ड्यू डेट होने पे भी, तो ऐसे में जो ये है वो लेटर इशू करेगा बैंक को भी और कस्टमर को भी कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो पेमेंट क्यों नहीं आई है ड्यू डेट होने के बावजूद भी। तो इसी तरह इंपोर्ट केसेस में भी होता है जिसमें पेमेंट कर दी जाती है लेकिन माल जो है वो नहीं आया होता है, और वो बिल ऑफ एंट्रीज जो है वो सबमिट नहीं कर पाते हैं एज ए प्रूफ ऑफ इंपोर्ट। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो RBI की तरफ से देखी जाती हैं।
काफ़ी लीड रोल पे जो है वो आरबीआई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर कोई ना कोई रेगुलेशन हो, कोई ना कोई एडवाइजरी हो तो इस सब के लिए कुछ ना कुछ वो एडवाइजरी निकालता रहता है आए दिन। आगे आगे हम बात करेंगे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, आईसीसी की, जो कि इंटरनेशनली लेवल पे, केवल इंडिया पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्रेड की फंक्शनिंग आईसीसी जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी काम करता है। इसके अलावा रूल सेटिंग करता है और पॉलिसी जो है वो एडवोकेसी करता है। इसमें प्रमोट भी करता है ये ट्रेड को ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट और ओपन मार्केट जो कि गुड्स और सर्विसेज है, ट्रेड को जो है एक तरह से बढ़ावा देने के लिए जो है वो आईसीसी जो है वो उसका मेन काम ये है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा से ये टच में रहता है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जैसा कि बताया है, और ये सब चीज़ें जो है वो आईसीसी का जो है वो मेन काम है भेजना, वहाँ से रिसीव किया जाता है। तो यूएसपीडीसी की गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू दी जो एलसी ओपन होती है वो यूएसपीडीसी की गाइडलाइंस के बेस पे ही जो है वो ओपन की जाती है। तो यूएसपीडीसी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईसीसी की तरफ से, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तो इसके अलावा अगला टॉपिक जो है वो है हमारा फिडाई जो है वो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। ये एक सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एसआरओ है, और इसकी मेजर एक्टिविटी जो है वो फ्रेमिंग की है, रूल्स और कंडक्ट करने की है रूल्स को। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस भी जो है, और इसके कुछ फंक्शंस जो हैं वो गाइडलाइंस और रूल्स जो है वो इशू किए जाते हैं किसकी तरफ से, फिडाई की तरफ से। फिडाई जो है वो इसको इशू करता है फॉरेक्स बिजनेस की हैंडलिंग को लेकर। इसके अलावा बैंकर्स की ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करवाता है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के एरियाज़ में, एडवाइजिंग और असिस्ट करता है इशू और मैटर्स को सॉल्व करने के लिए अपने मेंबर्स बैंक की, और डेली और पीरियडिकल रेट जो है वो अनाउंस करता है अपने मेंबर्स बैंक को। प्रेजेंटली जो है वो आरबीआई और गवर्नमेंट का और ये रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंट करता है उनको। इसके अलावा ट्रांजैक्शन करवाने के लिए जब भी आप बैंक के पास जाएंगे तो सबसे पहले जो है वो चेक करते हैं कि फिडाई गाइडलाइंस के अंडर ही जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही है, फिडाई गाइडलाइंस को फॉलो जो है वो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। फिडाई गाइडलाइंस क्या है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊँगा, और आपको उसमें भी बताऊँगा कि फिडाई, फेमा और डीजीएफटी की गाइडलाइंस तीनों में क्या क्या जो है वो डिफरेंस होता है। बिकॉज सभी एक दूसरे के लिए रेगुलेशन ही बना रहे हैं, देखा जाए तो ट्रेड की रेगुलेशन को ही बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे फ़िलहाल इनके बेसिक्स के बारे में। इसकी जो डिटेल वीडियो है वो आने वाले समय में मैं बनाऊंगा, जिसमें फिडाई की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में डिटेल से बात हम करेंगे, डीजीएफटी की गाइडलाइंस के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा फेमा पॉलिसी क्या है उसके बारे में हम अलग से बात जो है वो करेंगे। फ़िलहाल फेमा पॉलिसी होती क्या है और फेमा पॉलिसी का यूज़ क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इसके बारे में हम जो है वो बात करते हैं। फेमा जो है वो फेमा से पहले फेरा एक्ट थी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, जिसे कि फेमा जो है वो बनाया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 जो है वो इसको अमेंड किया गया। ये जो है बेसिकली अमेंड और कंसोलिडेट करता है जो बैंक्स की ट्रांजैक्शन है या रेमिटेंस है या फिर एलसी ओपनिंग के लिए एप्लीकेशन है। तो उसके लिए जब भी आप बैंक में जाते हैं, जब भी कस्टमर जो है वो बैंक में जाता है एलसी ओपनिंग करवाने के लिए या किसी रेमिटेंस के लिए, तो उससे जो है वो सबसे पहले फेमा डिक्लेरेशन लिया जाता है। काफ़ी बैंक्स जो हैं वो उनके रिक्वेस्ट लेटर में ही फेमा डिक्लेरेशन दी होती है। इस पर कस्टमर को अपने साइन और स्टैम्प जो है वो करके देने होते हैं। कईयों के रिक्वेस्ट लेटर पे होते हैं, रिक्वेस्ट लेटर पे नहीं है तो अलग से जो है वो डिक्लेरेशन देनी होती है। बेसिकली इसमें जो है डिक्लेरेशन प्रोवाइड करने का पर्पस क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शन जो हैं जैसा कि बताया गया था रिस्ट्रिक्टेड होती हैं अंडर दी फेमा लॉ, और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी है जो कि आरबीआई की परमिशन के बिना जो है वो एक ऑथराइज डीलर बैंक जो है वो नहीं कर सकता। आरबीआई की कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होती है, जैसे कि अगर आप इंपोर्ट की पेमेंट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट की पेमेंट है, उसमें अगर आपकी जो बिल ऑफ एंट्रीज़ हैं वो बिल ऑफ एंट्री की डेट जो है वो 1 साल से पुरानी है, 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से पुरानी है। अगर 6 महीने से पुरानी होती है तो उसमें जो है वो डिले रीज़न चाहिए होता है। 1 साल से पुरानी हो तो उसमें सीए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और अगर 3 साल से पुरानी है तो उसमें आरबीआई
की जो है वो अप्रूवल चाहिए होती है, आरबीआई की परमिशन चाहिए होती है। तो इस तरह की जो है वो काफ़ी लॉ जो है वो बनाए जाते हैं, फेमा लॉ भी इनको बोला जाता है। कुछ गाइडलाइंस बनाई जाती हैं जिनके फॉलो किए बिना एक ऑथराइज्ड डीलर बैंक ना तो किसी कस्टमर की पेमेंट करेगा और ना ही कोई कस्टमर है जो दुनिया के इंडिया के किसी भी बैंक से जो है वो ये पेमेंट करवा सकता है। इसके अलावा जो फेमा एक्ट है वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है इंडियन रेजिडेंट को फॉरेन से पेमेंट रिसीव करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ हिज सर्विसेज या गुड्स, या फिर आपने किसी को सैलरी की पेमेंट जो है वो करनी है। इसके अलावा किसी को रेंट पे करना है या किसी की फ़ीस, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस पे करनी है, तो फेमा जो है, फेमा लॉ जो है वो इंडियन रेजिडेंट्स को जो है वो ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो अपनी सर्विसेज या जो भी गुड्स हैं अगर फ़ॉरेन से मंगवाते तो उसके भी पे आप पेमेंट करने के लिए एकदम से फ्रीडम हो, एकदम से स्वतंत्र हो। इसी तरह वो फेमा जो एक्ट है वो ये भी फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी बैंक से जो है किसी भी फॉरेन कंट्री से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आपने अगर उनको कोई सर्विस प्रोवाइड की है, सेम अगर वो आपको कोई रेंट पे कर रहे हैं या कोई फ़ीस वहाँ से जो है वो पे की जा रही है आपकी, आप अगर कोई ट्यूशन्स प्रोवाइड कर रहे हो किसी को ऑनलाइन क्लासेस की, तो उसके बिहाफ पे आप जो है वो फ़ीस जो है वो प्रोवाइड आप ले सकते हैं। तो इस तरह की फ्रीडम जो है वो फेमा पॉलिसी के अंडर आती है, फेमा लॉ के अंडर जो है वो आती है। तो कैसी लगी हो आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। जो मैं कहता रहा हूँ स्टार्टिंग से ही कि सजेशन दीजिए अगर आपको कोई और अच्छा टॉपिक आपके मन में हो जिसके लिए आप वीडियो देखना चाहते हो, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।